अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज का लेक्चर नंबर हमारा 15 है, जिसमें हम चूज़ द करेक्ट आंसर जो है ना उनकी रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना उसका आपने होमवर्क भी करना है और लर्न भी करना है। उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा इस मंथ का लास्ट चैप्टर होगा। इन तीनों चैप्टर्स का आपने होमवर्क भी करना है अच्छे से और इनको याद भी कर लेना है। और आपको जैसा कि लास्ट कल मैसेज आपको मिल गया था कि 22 दिसंबर को आपने अपने जो इसके नोट्स हैं या जो आपने बनाए हैं, इसका होमवर्क किया है, वो आपने स्कूल में सबमिट करवाना है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर चेक हो सके आपका। तो 21 दिसंबर तक जितना आपको काम करवाया जाएगा तो उसको आपने साथ साथ होमवर्क करना है। तो होमवर्क क्या होगा, इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आज मैं इनके दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जिन बच्चों ने होमवर्क साथ साथ कर लिया है वेल एंड गुड, अदरवाइज जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर तक जितना आपने होमवर्क करना था मैं उसके आज आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा तो वो हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है, कहता है करंटली देर आर डैश मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो मेजर कितने सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो आपने पढ़ा हुआ कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। नंबर 2 कहता है कोल और गैस जो से ना आर डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कौन से सोर्स हैं, नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। कौन से सोर्स ऑफ है, नॉन रीन्यूएबल, मतलब इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। गैस है, गैस मतलब उसको हम एक दफ़ा यूज़ किया, बाद में वो यूज़ नहीं हो सकती, तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है। नंबर 3 है डैश आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट लाइफ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। कहता है लाखों साल अगर प्लांट की डिकम्पोजिशन हो ना तो क्या बनता है, उससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि प्लांट की जो डिकम्पोजिशन होती है ना उससे जो चीज़ बनती है, ना तो सॉल्ट बनते हैं, ना एसिड, ना बेसिस, क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना तो उसमें ऑक्सीजन एक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी होती हैं, 2। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, CO, ठीक है। कार्बन मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और डाई का मतलब होगा 2। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना CO2, उसको हम कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो जब क्वेश्चन आएगा मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है, कार्बन, तो आपने कहना है CO। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। कहता है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है ना इज डैश सोर्स ऑफ एनर्जी, ये नॉन सस्टेनेबल एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। कहता है जो कोल है ना कंटेन डैश 0.3 to 3% बाई वेट। कहता है उसके वेट में 0.3% से लेकर 3% तक कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है, तो आपने कहना है इनमें सल्फर जो सा होता है कितना, 0.3% से 3% तक, ठीक है। नेक्स्ट 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट डैश एनर्जी इज डिराइव्ड फ्राम द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ। कहता कौन सी एनर्जी हम ड्राइव करते हैं नेचुरल हीट से अर्थ की, उसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल कहते हैं ना हीट को। तो कहता है कि जियो थर्मल एनर्जी जो है ना हम ड्राइव करते हैं नेचुरल हीट से अर्थ की। नंबर 8 डैश एनर्जी डज नॉट रिलीज एनी ग्रीन हाउस गैसेज। कहते हैं नीचे आपको एनर्जी सोर्सेज बताए गए हैं, कौन ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करता। 1 बाय 1 चेक करते हैं। फोसल्स, तो आपको पता है जो कोयला है या पेट्रोल है जब जलाते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेज मतलब वो इन्वायरमेंट में जो है ना वो छोड़ते हैं। जियो थर्मल जो है ना वो एनर्जी, उससे भी जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे भी जियो एनर्जी जो है ना वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती हैं। जो बायोमास है उसमें भी हम चीज़ों को जलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। सिर्फ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना एक सोर्स है जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब कहता है जो वाटर से हम बिजली, पानी से बिजली बनाते हैं, तो इसमें तो कोई गैस रिलीज़ नहीं होती ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, 4th वाला। नंबर 9 द एनर्जी रिसीव्स द अर्थ रिसीव्स डैश वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सनलाइट। कितनी सनलाइट है जो है ना अर्थ रिसीव करती है, 1370 वाट पर स्क्वायर मीटर, कि 1 स्क्वायर मीटर पे जो सनलाइट पड़ती है ना इतने वाट है, ठीक है। कहता है जो सोलर एनर्जी है ना इज़ नॉट सफिशिएंट ड्यूरिंग द, किस मौसम में जो है ना ये सफिशिएंट नहीं है, तो आपने क्या ऑप्शन लगाना, विंटर, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए हम ना तो इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए जब इस पर मतलब प्रॉपर जो है ना वो सूरज की रेज नहीं पड़नी, ठीक है, इसकी प्लेट्स भी हैं, तो इसने सोलर एनर्जी
बनते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए विंटर में ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी था ना, कहता है बताओ वो क्या है, और उसके बाद व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी है क्या। कहता है इट इज़ द एनर्जी derived from natural heat of earth. Electricity is produced by pumping water into the ground where it converted to steam using the natural heat of earth. जियोथर्मल एनर्जी में उसने बताया था कि हम चेक कर लेते हैं ज़मीन के मतलब अर्थ के नियरेस्ट, मतलब जो इसके ऊपरी सतह है ना, इसके करीब कहाँ पे जॉनसन है ये इसका जॉनसन वो टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हम पाइप्स बिछा के, मतलब पाइप्स उसमें वहाँ पे ड्रिल करके उसमें हम वाटर भेजते हैं उन पाइप्स में, और जो वाटर होता है ना वो उसकी जो अर्थ की अपनी हीट होती है ना, उसी से वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम उसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है जो एनर्जी जो सी होती है ना वो डिराइव होती है नेचुरल हीट से। तो उससे क्या बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कैसे? पंप करके वाटर को, मतलब ज़मीन की ग्राउंड में अंडरग्राउंड भेज के पाइप्स के ज़रिए, और वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो उससे हम बिजली क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसे टरबाइन चलेगी, टरबाइन से फिर जनरेटर चलेगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, वाटर को स्टीम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो इसकी अर्थ की नेचुरल हीट होती है। तो इसको कहता है कि द स्टीम इज़ देन यूज टू स्पिन अ टरबाइन। फिर वही जो स्टीम बनती है ना नेचुरल हीट की वजह से अर्थ की, ठीक है। तो उसको वो टरबाइन मूव करवाएगा। जब टरबाइन मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली वो मूव करवा देगी एक जनरेटर को, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विच प्रोड्यूस। जैसे एक बाईसाइकिल है ना, तो बाईसाइकिल पे क्या होता है, मतलब पैडल्स को हम मूव करवाते हैं ना, तो फिर बाईसाइकिल आगे चलती है ना। तो ये जो टरबाइंस होती हैं ना जनरेटर में, वो बाईसाइकिल के पैडल्स का काम करती हैं कि उसको हम पुश करते हैं, वो मूव करते हैं, तो फिर बाईसाइकिल भी चलती है। तो इसी तरह टरबाइंस को चलाने के लिए या तो हमें डिफरेंट सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जियोथर्मल एनर्जी में जो टरबाइंस होती हैं ना, उनको मूव करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें स्टीम की ज़रूरत होती है। और जो विंड एनर्जी पड़ी थी उसमें कहता है जो ब्लेड्स होती हैं, टरबाइंस की जगह पे क्या यूज़ होता है, उसमें ब्लेड्स यूज़ होते हैं। वो ब्लेड्स क्या करते हैं, हवा की वजह से घूमते हैं, जब घूमते हैं तो फिर आगे वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना, जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, हम वाटर को पंप कर देते हैं ज़मीन के अंडरग्राउंड। वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो इसका अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर, वो क्या कर देता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। जब वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, आगे टरबाइंस हमने यूज़ की होती हैं प्रॉपर, मतलब इसका एक सेटअप होता है। वो जो टरबाइंस होती हैं वो जब मूव करती हैं स्टीम की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर वो जो है ना उसको जनरेटर को मूव करवाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या है। कहता है अर्थ नेचुरली अकरिंग हीट फ्लोज एनर्जीज नियर इनफ टू अर्थ सरफेस टू ब्रिंग स्टीम और हीट हॉट वाटर to the surface. Geothermal energy produces only small amount of electricity compared to other alternative fuel sources. कहता है कि एक तो यह है कि इससे बहुत कम एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कहता है कि इसको ज़मीन की सतह के करीब होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर नेचुरल हीट का जो अर्थ का टेम्परेचर है ज़मीन से बहुत ज़्यादा गहराई में है, तो हमें उतनी ही नीचे मतलब वाटर पाइप्स बिछानी पड़ेंगी, उस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और बिजली भी उससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कहता है ये एनर्जी का सोर्स तो है, लेकिन इसे हमें प्रॉपर एनर्जी, इससे मतलब हमें इतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि दूसरे अल्टरनेट जो इसके सोर्सेज हैं ना, उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें कहता है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय विंड एनर्जी। तो वो जो विंड एनर्जी थी उसके बारे में दोबारा उसने क्वेश्चन कर दिया, तो हम उसको एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं। कहता है when energy is trapped and converted to electricity by three bladed wind turbines, ठीक है। तो कहता है उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है ना विंड की, वो उसमें ट्रैप होती है और कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वही जो हवा की एनर्जी होती है विंड एनर्जी, कैसे, 3 ब्लेडेड विंड टर्बाइन से, ठीक है। तो आगे प्रोसेस उसका बता रहा है। कहता है जो विंड है ना टर्न्स द ब्लेड, तो टर्न्स का ब्लेड, वो ब्लेड्स को मूव करवाते हैं, मतलब उसकी जो आप कह लो उसकी जो टर्बाइन जियोथर्मल एनर्जी में के सेटअप में हम टर्बाइन यूज़ कर लेते हैं, इसमें आप ब्लेड्स यूज़ कर लेते हो, ठीक है। कहता है एंड द विंड टर्न्स द ब्लेड, वो ब्लेड्स को टर्न करती हैं, मूव करवाते हैं। फिर आगे कहता है वी स्पिन अ शाफ्ट, जो शाफ्ट को एक घुमाते हैं। जब शाफ्ट घूमती है तो जो किसके साथ कनेक्ट होती है, जनरेटर, विच कनेक्ट्स टू अ जनरेटर एंड मेक्स इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बना देती है, ठीक है। विंड इज सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी,
इन दैट इट डज नॉट डिमिनिश यूज़ विद यूज़ लाइक फ्यूल। कहता है फ्यूल की तरह इसको हम यूज़ करके ये ख़त्म नहीं हो जाती, इसको हम तो जो है ना वो जैसे हवा चली, ये तो नहीं ना हो सकता कि एनर्जी से हमें मतलब विंड एनर्जी से हम अगर कोई भी चीज़ अगर नेक्स्ट हम इससे एनर्जी ना बना सकते होते तो फिर हमने कहना था कि ये फ्यूल्स की तरह नॉन रीन्यूएबल है, ठीक है, लेकिन इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता था कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टर्बाइंस। तो हम ये टर्बाइंस को यूज़ करते हुए, ये विंड टर्बाइंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी में विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कहता है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी इज़ दैट गुड विंड ऑफ साइट्स आर इज इन remote locations. Number 2, long stretches of power lines are needed to connect ECT to the wind energy generator. Number 3, people have begun to reduce the placement of wind farms in certain locations. Birds kill and sitting noise. तो इसमें जो 3 डिसएडवांटेजेस की बात की है ना, तो उसमें कहता है कि एक तो ये है कि जहाँ पे ये मतलब ये इसके हम फार्म्स लगा लेते हैं ना, जहाँ पे मतलब इसका प्रॉपर एक सेटअप लगा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को सिटीज़ में पहुँचाने में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा हमें पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, ठीक है, बहुत उसकी जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इस पर बहुत सी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने भी इस चीज़ की मुखालफत की है, क्योंकि जब ये चलते हैं ना, मतलब अब ये छोटे फ़ैन तो होते नहीं हैं घरों में, पंखों की तरह तो होते नहीं हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, ठीक है। एक तो इनका भी शोर बहुत होगा, ठीक है, और दूसरा ये है कि इनसे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो बहुत से किल हो जाते हैं इनके साथ टकराने की वजह से, ठीक है, इसलिए लोगों ने इसकी मुखालफत की, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इसके लिए जो है एक प्रॉपर लोकेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज मेन इसका यही है ना कि इसको हम एक शहरी आबादी से कहीं ज़रा दूर लगा देते हैं, जहाँ में मतलब ओपन एयर हो, फील्ड्स हों, जहाँ पे इजीली ये जो है हम इसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्लियर क्या होगा, इसको फिर शहरी आबादी तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वायर्स बिछानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि ये इसका डिसएडवांटेज है, ये माइनर सा डिसएडवांटेज है। तो लेकिन लोगों मतलब ये इतना पॉपुलर नहीं हो सका ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आज आपको ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे ना 2 और 3 वाला, ये भी सेंड करता हूँ, मतलब कि अभी तक जितना पढ़ा ना पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था और ये जो दूसरा चैप्टर पढ़ा है, इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग में सेंड करता हूँ। तो आपने अगर पहले बार जितना होमवर्क पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो वो आपने वो देख लेना है कि जितना आप अगर ये वाले 2 क्वेश्चन होमवर्क करने वाले रहते हैं तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने होमवर्क करने हैं, और अगर आपके नोट्स मिस हैं तो वो आपने देख लेने हैं और अपनी मिस्टेक्स चेक कर लेनी है, ठीक है, एक दो अच्छे से, और उनको आपने याद भी साथ साथ करना है। तो मैं आपको आज तक मतलब ये लेक्चर 15 लेक्चर हो गए, 15 लेक्चर्स में जितना पढ़ा है उसमें जो होमवर्क करना था मैं उसका सारा डाटा प्रोवाइड करने लगा हूँ, ठीक है। तो जो याद रहे जो मैं आज डाटा सेंड करने लगा हूँ सारे का सारा होमवर्क दोबारा नहीं कर देना। तो अगर पहले से किया हुआ है तो फिर जो क्वेश्चन आज के आपके रहते हैं सिर्फ वही आपने होमवर्क करना है। अस्सलाम वालेकुम।